सवाल डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ। क्वेश्चन कहता है द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन is given as v is equals to alpha t plus beta t square, where alpha and beta are constants. The distance traveled by particle between 1 second and 2 second is equals to. तो पार्टिकल यहां से स्टार्ट करता है, उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 भी दिया हुआ है, टाइम t बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ पे 0 मिल जाएगा। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट सीधी लाइन में चलता है, तो मैं मान लेता हूं कि t बराबर 2 सेकंड में वो पहुंच जाएगा यहाँ और t बराबर 1 सेकंड पे पहुंचेगा कहीं यहाँ। तो आपको डिस्टेंस निकालना है कि 1 से 2 में कितना चला होगा। तो मैं मान लेता हूं कि 0 से 2 में चला है S2 और 0 से 1 में चला है S1, तो हमें निकालना है S2 माइनस S1। तो वेलोसिटी यदि दिया है तो मैं क्या डिस्प्लेसमेंट निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकता हूं। तो वेलोसिटी को लिखिए dx by dt और ये आ जाएगा आपके पास अल्फा t प्लस बीटा t स्क्वायर। dt को इधर ले जाइए, इंटीग्रेट करिए तो आपको मिलेगा x इज इक्वल टू अल्फा t स्क्वायर बाई 2 प्लस बीटा t क्यूब बाई 3। यहाँ पे पहले S2 रखिए, t की वैल्यू 2 रखिए तो आपको मिलेगा यहाँ पे 2 अल्फा प्लस 8/3 बीटा और यहाँ पे 1 रखिए आप तो आपको मिलेगा यहाँ पे अल्फा बाई 2 प्लस में बीटा डिवाइडेड बाई 3। सॉल्व कर लिया, आंसर कितना आएगा? इट विल बी 3 अल्फा बाई 2 प्लस 8 बाई 3 माइनस 1 बाई 3 7 बाई 3 बीटा। तो 3 अल्फा बाई 2 और 7 बाई 3 बीटा, बी ऑप्शन जो है हमारा आंसर हो जाएगा। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम नीरज कुमार चौधरी और फिजिक्स टीचर। बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देनी है। अनअकैडमी पे T20 टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है 7th ऑफ अक्टूबर से, जो कि 7th ऑफ अक्टूबर से लेके 29th ऑफ अक्टूबर तक चलेगी। डेली टेस्ट होगा 6:30 से लेके 7 PM तक, ठीक है ना। और ये टेस्ट जो लोग अपना IIT JEE का एग्जाम 2022 में देना चाहते हैं, यानी कि ड्रॉपर्स और 12th के बच्चे 2023 में देंगे, 11th के बच्चे और जो 2024 में देंगे यानी कि 10th के स्टूडेंट, उनके लिए प्लान की गई है, ठीक है बच्चों। डेली टेस्ट होगा, डेली रिजल्ट आएगा उसी टाइम और डेली अवार्ड्स हैं इसमें। अगर रैंक 1 आती है आपकी तो आपको 5,000 रुपए का अमेजॉन का वाउचर, 2 to 6 को 3,000, 7 to 20 को 2,000, ठीक है ना। और बच्चों आप अगर विनर हो तो आपको 20% का स्कॉलरशिप भी मिलेगा अगर आपकी रैंक 1 से लेके 50 तक आती है, अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हो तो, ठीक है ना। तो बच्चों बहुत ही अच्छा मौका है, जल्दी से जल्दी इसमें एनरोल कर लीजिए। और एनकेसी सर लाइव कोड डालना ना भूले, ठीक है बच्चों। चलिए, बेस्ट ऑफ लक। अगला सवाल है 25 जुलाई को पूछा गया था। A solid disc of radius 20 centimeter and mass 10 kg is rotating with angular velocity of 600 rpm. 600 rpm को आप रेडियन पर सेकंड में बदल दीजिए। राउंड है, रोटेशन है, तो इसका मतलब 2 पाई आएगा। पर मिनट है तो पर सेकंड के लिए 60 से डिवाइड करेंगे। 0 से 0 ये क्या 10, सो 20 पाई रेडियन पर सेकंड जो है हमें मिल जाएगा यहाँ पे हमारा एंगुलर स्पीड about an axis normal to its circular plane and passing through its center of mass. The retarding torque required to bring the disk at rest in 10 seconds. 10 सेकंड में हमें इस रिंग को रेस्ट पे लाना है, डिस्क है, इसको रेस्ट पे लाना है, तो कितना टॉर्क लगाना होगा ये पूछा गया है। तो भाई हम जानते हैं कि ओमेगा फाइनल स्क्वायर, और अच्छा टाइम पूछा है तो ये देखो ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा इंटू टी, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इज 0, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी इज 20 पाई, अल्फा की वैल्यू नहीं पता, टाइम जो है 10 सेकंड है, तो अल्फा जो रिक्वायर्ड होगा दैट विल बी -2 पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो हमें एंगुलर एक्सेलरेशन मिल चुका है -2 पाई, तो एंगुलर रिटार्डेशन कितना हो जाएगा 2 पाई, और एंगुलर रिटार्डेशन पता है, अल्फा पता है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा होता है। तो टॉर्क निकालने के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया से मल्टीप्लाई करना होगा 2 पाई को। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का होता है mr²/2, तो लिखिए यहाँ पे मास कितना है 10 kg, रेडियस का स्क्वायर ये कितना है 20/100 विच इज 1/5, सो इट विल बी 1/25, और अल्फा की वैल्यू कितनी है 2 पाई के बराबर। सो 5 से गए 2 बार, 5 से गए 5 बार, सो आपको मिल जाता है 4/5 पाई, 4 पाई/5 आपको मिल जाएगा। और इसको आप लिख दीजिए ऐसे 0.8 पाई, या इसको लिख दीजिए 8 पाई इंटू 10 टू द पावर -1। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा आपके पास, 4 इज पाई इंटू 10 टू द पावर -1, तो ये आ जाएगा आपके पास 8। तो यहाँ पे 2 नहीं लगाया क्या, mr² by 2 लगाना है, डिस्क है तो
तो ये 2 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा आपके पास 2 और ये बन जाएगा 0.4, सो इट विल बी 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -1। आंसर हमारा आ जाएगा 4 के बराबर। पाई के आगे जो लिखा है वो आपको बताना है कितना होगा। अगला सवाल हमारे पास है कुछ ऐसा जिसमें लिस्ट 1 दी हुई है इस वाले कॉलम में और इस वाले कॉलम में लिस्ट 2 है। लिस्ट 1 से 2 को मिलाना होगा डेफिनेटली। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन। तो मैं क्या करता हूं यहाँ पे, देखिए जो सबसे अलग है, सबसे डिफरेंशिएटिंग वाला ऑप्शन कौन सा है इनमें से, सबसे डिफरेंशिएटिंग हो जिससे एक करते ही सॉल्व हो जाए, कोई सा भी नहीं है। तो चलिए कोई सी एक कर लेते हैं। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं डी से करना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड, लेंथ है 2l, मास है 2m, लेंथ है 2l, मास है इसका 2m, अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द रॉड पासिंग थ्रू वन ऑफ इट्स एंड। एक एंड से पास होने वाला एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। हम जानते हैं कि m रॉड लेंथ l का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड के अबाउट ml²/3 होता है। इससे मास लेंथ अलग है, सो ml स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3, तो ये 4 दूनी 8, 8/3 ml² आपको आंसर मिल जाएगा। तो मिलाइए 8ml²/3 यानी कि डी का फर्स्ट ऑप्शन आएगा। तो डी का फर्स्ट ऑप्शन जो है किसमें दिया हुआ है, थर्ड ऑप्शन में। तो एक बार में ये आंसर जो है सॉल्व हमने कर लिया। ठीक है, सवाल हमारे पास है ये। 3 ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, A, B and C आर केप्ट इन ए स्ट्रेट लाइन ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस। एक स्मूथ सरफेस पर ये 3 ब्लॉक रखे हुए हैं। द मासेस ऑफ A, B and C आर m, 2m and 2m, m, 2m और 2m respectively. A moves towards B with a speed of 9 meter per second. A के बारे में दिया है, it moves with 9 meter per second and makes an elastic collision with it. तो ये इसके साथ elastically collide होता है। तो मैं इनके collision की बात करूं तो ये m है, ये जा रहा है 9 से, ये 2m है, ये रेस्ट पे है, e की वैल्यू 1 है। उसके बाद ये m जो है पता नहीं क्या करता है, वेलोसिटी v1 मान लेता हूं, ये 2m जो है वेलोसिटी v2 मान लेता हूं। तो निकालते हैं, पहले कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाऊंगा तो 9 into m plus 0 is equal to mv1 plus 2mv2। तो यहां से मिलता है v1 plus 2v2 is equal to 9, इक्वेशन नंबर 1। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वाली इक्वेशन लगाई तो आपको मिलेगा v2 minus v1 is equal to 9। दोनों को जोड़ दीजिए, आपको मिलेगा 3v2 is equal to 18। तो v2 की वैल्यू मिल जाती है 6 मीटर पर सेकंड, 6 मीटर पर सेकंड मिल गया v2। और v1 की वैल्यू यदि आप निकालना चाहें तो 6 minus 9 which is -3, v1 मिल जाएगा -3। तो भाई हमें b की वेलोसिटी मिल जाती है is how much, 6 मीटर पर सेकंड। अब क्या कहा गया है, and makes an elastic collision with it. Thereafter b makes an completely inelastic collision with c। तो ये c के साथ inelastic collision करता है, e बराबर 0 है। All motion occurs along same straight line. The final speed of c is, c की स्पीड निकालनी है, perfectly inelastic collision है। तो मैं यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा सकता हूँ कि ये फाइनली एक साथ चलने वाले हैं। सो 2m into 6 plus 0 is equal to 4m into common velocity c। तो यहाँ से m से m चला गया और 2 से चला गया है 2 बार, 2 से चला गया है 3 बार। तो वेलोसिटी कॉमन जो आ जाती है b और c की वो 3 मीटर पर सेकंड आ जाती है। तो हमारा आंसर जो है कितना आ जाएगा, 3 मीटर पर सेकंड, ये वाला डी ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन आपसे कहता है two spherical soap bubbles of radii r1 and r2 are in vacuum combined under isothermal conditions। तो पहली बात तो यहाँ पे ये है कि वैक्यूम है, वैक्यूम का मतलब इनके बाहर कोई भी प्रेशर नहीं है, एक्सटर्नल प्रेशर इज 0, आउटसाइड प्रेशर इज 0। They combine under isothermal conditions, the resulting bubble has a radius equal to। तो जो रिजल्टिंग बबल बनेगा उसका रेडियस आपको बताना है कितना होने वाला है। तो ये हमारे पास एक बबल है जिसका रेडियस है r1, दूसरा बबल है जिसका रेडियस है r2, और ये दोनों कंबाइन होके एक सिंगल बबल बना लेते हैं जिसका रेडियस हमें निकालना है। मैं मान लेता हूं इसका रेडियस r के बराबर है। आइसोथर्मल ये पूरा प्रोसेस है और ये सब वैक्यूम है। यहाँ पे प्रेशर जो है 0 के बराबर है। तो अंदर प्रेशर मैं बता सकता हूं कितना होगा, बाहर का प्रेशर प्लस 4t/r1। सो 4t/r1 यहाँ का प्रेशर, 4t/r2 यहाँ का प्रेशर, 4t/r यहाँ का प्रेशर। तो P1V1 इज इक्वल टू P2V2 यहाँ पे मैं इस्तेमाल करने वाला हूं। तो प्रेशर पहले कितना है हमारे पास, प्रेशर इनटू वॉल्यूम, 4t/r1 स्फेरिकल ड्रॉप मानते हुए लिख सकता हूं वॉल्यूम 4/3 πr1 का क्यूब, प्लस दूसरी ड्रॉप का जो वॉल्यूम इनटू प्रेशर है
which is 40 upon R2 into 4/3 pi R2 cube, ये इनिशियल हमारे पास हो गया। और फाइनली मैं लिख सकता हूं प्रेशर इनटू वॉल्यूम, 4T/R फाइनल प्रेशर है और इसका वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई R क्यूब के बराबर। अब 4/3 पाई से सब कैंसिल आउट हो जाते हैं, 4/3 पाई। सरफेस टेंशन सबका समान है तो यहां से 4T भी आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां देखिए, यहाँ R1 है, R1 क्यूब है, मिलेगा R1 स्क्वायर प्लस यहां आपको मिलेगा R2 स्क्वायर और ये मिल जाएगा आपको R स्क्वायर के बराबर। तो R की वैल्यू मिल जाती है √ ऑफ R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। तो ये रिजल्ट हमें यहाँ पे मिल जाता है। समझ गए सब? तो आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अच्छा, एक चीज और, यहाँ पे कई लोगों को लगा होगा सर पहले जब हम सोप बबल्स को मिलाते थे, ड्रॉप्स को मिलाते थे, तो हम कहते थे कि वॉल्यूम कंजर्व रहा है, लेकिन यहाँ पे आपने वॉल्यूम फाइनल को कंजर्व क्यों नहीं करा है? तो इसका रीजन ये है बिकॉज ये एक आइसोथर्मल प्रोसेस है कि कुछ भी हो जाए कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए और प्रेशर इनटू वॉल्यूम, जो गैसेस अंदर भरी हैं इसके, वो कंजर्व रहना चाहिए। प्रेशर इनटू वॉल्यूम की जो वैल्यू है वो बराबर होनी चाहिए इनिशियल एंड फाइनल। तो रेडियस यदि मैं मान लेता हूं बदल जाती है तो प्रेशर अंदर का बदल जाएगा, अंदर का प्रेशर यदि बदल चुका है तो वॉल्यूम भी अंदर का बदल जाएगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे ये वाला प्रोसेस इस्तेमाल किया है बिकॉज यहाँ पे आइसोथर्मल जो है ये दिया हुआ है एक्सप्लिसिटली। ओके, अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है हमारे पास ये, जेईई मेन 25 जुलाई मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया था। द फिगर शोज टू सॉलिड डिस्क्स with radius r and small r respectively if mass per unit area, which is surface mass density, is same for both, what is the ratio of moment of inertia of bigger disk around axis AB, which is perpendicular to the plane of the disk and passing through its center, of moment of inertia of smaller disk around one of its diameter lying on its plane? तो बड़ा जो डिस्क है उस बड़े डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको बताना है इस वाले एक्सिस के अबाउट, और जो छोटा डिस्क है स्मॉल आर रेडियस का, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके प्लेन में लाई करने वाले एक्सिस के अबाउट निकालना है। छोटी डिस्क का ऐसे और बड़ी डिस्क का ऐसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का, उनका रेशियो निकालना है। तो बड़ा अपॉन छोटा, तो बड़ी डिस्क की बात करें तो उसका मास मान लेता हूं कैपिटल M है और डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय छोटी डिस्क की बात करें तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्मॉल m r² बाय 4 के बराबर होने वाला है बिकॉज ये एक्सिस इसके प्लेन में ही है। इसलिए परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाने पर हमको मालूम है कि ये mr² बाय 4 के बराबर आता है। तो m को मैं लिख सकता हूं बिकॉज सेम मटेरियल से बने हैं, तो सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल R² इंटू R² डिवाइडेड बाई 2 इंटू सिग्मा इंटू 4 पाई स्मॉल r² इंटू 4। तो सिग्मा कैंसिल आउट, 4 पाई कैंसिल आउट, 2 से गया 2 बार, सो 2 इंटू r⁴ अपॉन r⁴ आपको यहाँ पे आंसर मिल जाता है। सो 2 इंटू r⁴ अपॉन r⁴ डी ऑप्शन जो है हमें यहाँ पे मिल जाता है। ठीक, अब चलते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। सवाल हमारे पास है ये रहा, जेईई मेन 25 जुलाई 2021 की मॉर्निंग शिफ्ट में आपसे पूछा गया था। अब एक बात और फन फैक्ट मैं आपको बताना चाहता हूं कि इससे पहले जहां भी मैंने पढ़ाया था वहां उनकी एक्सरसाइज में, फ्लूइड मैकेनिक्स में जो फर्स्ट लेवल एक्सरसाइज है उसका सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो यदि आप मेरे से पढ़े होंगे तो आपने ये सवाल क्लास में डिस्कस किया था हमने। सेम सवाल है, एग्जैक्ट सेम सवाल है, बिल्कुल सेम सवाल है। तो यहां देखिए, अ लाइट सिलिंड्रिकल वेसल इज केप्ट ऑन एन हॉरिजॉन्टल सरफेस। एक सिलिंड्रिकल वेसल है, सरफेस पर रखा हुआ है। एरिया ऑफ बेस इज के कैपिटल ए। तो ये बेस का जो एरिया है कैपिटल ए है, यानी कि ये वाला एरिया ए है और ये वाला एरिया भी ए के बराबर है। अ होल ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया स्मॉल ए इज मेड जस्ट एट इट्स बॉटम साइड। यहां पे एक स्मॉल ए एरिया का होल बना दिया जाता है। The minimum coefficient of friction necessary to prevent sliding the vessel due to the impact force of the emerging liquid is equal to. Options हमारे पास हैं ये A/2A, 2A/A, A/A, none of these. सवाल पहले समझना होगा आपको कि क्या यहाँ पे हो रहा है और फिर डिटेल में उसको समझना पड़ेगा, फिर उसको सॉल्व करेंगे। तो ये देखिए बेटा, ये जो पानी है यहां से जब निकलेगा
ऐसे समझिए कि रॉकेट के अंदर से जो गैसेस हैं बाहर निकल रही हैं, एग्जॉस्ट बाहर निकल रहा है, तो इस कंटेनर के ऊपर एक बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक लगने वाला है, फोर्स इसके ऊपर लगेगा। तो फोर्स की वजह से ये स्लाइड होगा, स्लाइड होने की टेंडेंसी इस कंटेनर की होने वाली है पीछे की तरफ। यदि ये स्मूथ सरफेस पे रखा होता तो ये डेफिनेटली एक्सेलरेट होता पीछे की तरफ, लेकिन ये एक रफ सरफेस पे रखा गया है और कहा गया है कि कितना मैं म्यू की वैल्यू रखूं जिससे ये स्लाइड ना हो, यानी कि जितना फोर्स इस इजेक्टेड वाटर की वजह से लगेगा इसके ऊपर पीछे की तरफ, उस फोर्स को ये बैलेंस कर लेना चाहिए, तो हमारा काम चल जाएगा और हम म्यू की वैल्यू जो है निकाल सकते हैं। तो किसी भी एक इंस्टेंट पर t बराबर t पर मैं ये मान लेता हूं कि यहां पे जो लेवल है लिक्विड का जो लेवल है वो y के बराबर हो जाता है। लिक्विड का लेवल इस कंटेनर में हो जाता है y के बराबर, मान लेता हूं y के बराबर हो जाता है। तो यहां से जो लिक्विड निकलेगा उसकी वेलोसिटी कितनी होने वाली है, अंडर रूट ऑफ 2g y के बराबर, अंडर रूट ऑफ 2g y के बराबर। और यहां से dt टाइम के बाद t इज इक्वल टू t प्लस dt टाइम के बाद क्या होता है, ये जो लिक्विड का लेवल है ये थोड़ा सा यहां से कम होता है, थोड़ा सा यहां से लिक्विड का लेवल कम होता है और यहां से एक छोटा सा पार्ट जो है वाटर का बाहर निकलता है, छोटा सा पार्ट लिक्विड का बाहर निकलता है। और इस छोटे से पार्ट का मास जो है मैं मान लेता हूं dm के बराबर है। जितना मास नीचे आया है, जितना मास इसमें कम हुआ है, उतना ही मास बाहर निकला होगा। ये सिंपल वॉल्यूम कंजर्वेशन से हम कह सकते हैं, जितना पार्ट यहां से कम हुआ, जितना वॉल्यूम यहां से कम हुआ, उतना ही वॉल्यूम यहां से बाहर निकल चुका होगा। तो मैं इस छोटे से पार्ट के द्वारा इस कंटेनर पर लगने वाला फोर्स कैलकुलेट कर सकता हूं। F इज इक्वल टू, हम सब ने ये पढ़ा है, VR इंटू dm/dt, रिलेटिव वेलोसिटी इंटू dm/dt, ये हम यहां पे लिख सकते हैं। VR किस वेलोसिटी से ये बाहर जा रहा है, तो मैं लिख सकता हूं यहां पे अंडर रूट ऑफ 2g y के बराबर वेलोसिटी है इसकी। dm/dt, dm का मतलब है इस छोटे से पार्ट का मास कितना है, तो मैं कह सकता हूं dt टाइम में बाहर निकला है, इसका मतलब ये vdt के बराबर इसका लेंथ है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है a के बराबर है। तो इसका मास, छोटे से एलिमेंट का मास मैं लिख सकता हूं डेंसिटी इंटू एरिया इंटू इसका लेंथ कितना है vdt और डिवाइडेड बाय dt आपको यहां पे लिखना होगा। अब इसका वेलोसिटी हमको पता है किसके बराबर है, अंडर रूट ऑफ 2g y के बराबर है। दिस वेलोसिटी एंड दिस वेलोसिटी बिकम्स v स्क्वायर, तो आपको dt से dt भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको मिलेगा रो इंटू a इंटू 2gy, रो a 2gy, और ये किसके बराबर आ जाता है आपके पास, फोर्स के बराबर। और ये फोर्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, इस कंटेनर के ऊपर जो लगने वाला स्टैटिक फ्रिक्शन है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन इस तरफ लग रहा होगा म्यू एस इंटू एम इंटू जी के बराबर। ध्यान दीजिए यहाँ पे म्यू एस है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, एम इज मास ऑफ दिस लिक्विड इन दिस कंटेनर इंटू जी, आपको ये लिखना होगा। ये जो है y के बराबर इसका लेंथ है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a है, तो मैं यहाँ पे इसको म्यू एस एम जी के बराबर लिखूंगा, इज इक्वल टू म्यू एस, मास कितना है उस कंटेनर में लिक्विड का, वो मैं लिख सकता हूं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम विच इज a इंटू वाई। ये हो गया हमारे पास डेंसिटी इंटू वॉल्यूम मास, और ये कितना है यहाँ पे आगे g के बराबर है। तो यहाँ डेंसिटी से डेंसिटी कैंसिल आउट हुआ, y से y कैंसिल आउट हुआ, g से g कैंसिल आउट हुआ, और म्यू एस की वैल्यू आपको मिल जाती है a इंटू 2 डिवाइडेड बाय कैपिटल A। सो 2a बाय कैपिटल A हमारा आंसर हो जाएगा, विच इज ऑप्शन नंबर 3। तो इस तरीके से सवाल को सॉल्व किया जा सकता है। तो सवाल डिस्कस करने जा रहे हैं। सवाल आपसे कहता है, अ रेन ड्रॉप विद रेडियस 0.2 मिलीमीटर, ये रेन ड्रॉप का रेडियस है, फॉल्स फ्रॉम अ क्लाउड एट अ हाइट ऑफ 2000 मीटर, 2000 मीटर 2 किलोमीटर ऊंचे क्लाउड से पानी की जो ड्रॉप है गिरती है above the ground. Assume that the drop is spherical throughout the fall and the force of buoyancy may be neglected. Buoyancy force को neglect करना है, चलो अच्छी बात है। Then the terminal speed attained by the raindrop is equal to, तो टर्मिनल स्पीड आपको बतानी है उस रेन ड्रॉप की कितनी होगी। देखिए टर्मिनल स्पीड जब आती है जब इसके ऊपर लगने वाला जो टोटल फोर्स है 0 के बराबर हो जाता है, तो नीचे की तरफ फोर्स लग रहा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स mg के बराबर, बायंसी फोर्स को नेगलेक्ट करना है, ऊपर की तरफ स्टोक्स लॉ के अकॉर्डिंग
लग रहा होगा विस्कस फोर्स Fv is equals to 6 pi eta Rv टर्मिनल। तो इन दोनों फोर्सेस को आप बराबर कर देंगे जिससे नेट फोर्स 0 हो जाए कांस्टेंट वेलोसिटी से। अब आगे मूव करें तो दोनों को बराबर करते हैं, 6 pi eta Rvt is equal to mg which is density into 4/3 pi r cube, और आगे आ जाएगा आपके पास g। यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कीजिए इसे, 2 से गया है 2 बार, 2 से गया है 3 बार, पाई से गया पाई बार, r से गया ये 2 पावर बचती है। तो टर्मिनल वेलोसिटी आपको जो मिल जाता है 2 डिवाइडेड बाय 9, और ये मिलेगा आपको डेंसिटी इंटू आर स्क्वायर इंटू जी डिवाइडेड बाय ईटा, ये आपको रिजल्ट मिल जाता है। तो यहाँ वैल्यू रख दीजिए सारी, 2/9 इंटू डेंसिटी, किसका डेंसिटी है ये, वाटर ड्रॉप का डेंसिटी है विच इज 10 to the power 3 इंटू रेडियस का स्क्वायर, रेडियस है 0.2 मिलीमीटर, 1/5 इसे लिख सकता हूं, सो 1/25 इंटू 10 to the power -6 इंटू 10 डिवाइडेड बाय ईटा। ईटा हमारे पास कितना है, ईटा इज 1.8 10 to the power -5, so it's 1.8 into 10 to the power -5 आपको मिल जाता है। सॉल्व कर लीजिए इस पूरी इक्वेशन को। सो यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो 10 to the power -6 बचेगा, 10 to the power -6 से -6 चला गया, सो दिस इज 2 से गया ये 9 बार, और ये 1000 और ये 10, सो 1000 into 10 डिवाइडेड बाय 25 into 81, सो 25 से चला गया ये 40 बार, सो इट्स 400 डिवाइडेड बाय 81। तो यहाँ देखिए इसको मैं यदि 80 मान लेता हूं तो हमारे पास 5 मिल जाता है, तो बिकॉज ये 81 है तो 5 से थोड़ा कम हमारा आंसर आना चाहिए, 5 से थोड़ा कम एक ही ऑप्शन बचता है विच इज ऑप्शन सी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलें अगले सवाल की तरफ। सवाल हमारे पास है ये रहा, जेईई मेन 25 जुलाई इवनिंग शिफ्ट, गिवन बिलो is the plot of a potential energy function for a system in which a particle is in one dimensional motion। 1D motion है पार्टिकल का, while a conservative force acts on it, conservative forces जो हैं act कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि conservation of mechanical energy लग जाएगा। Suppose that mechanical energy जो है 8 जूल के बराबर है, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है कौन सा होगा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो पहले तो ये चीज देख लीजिए कि जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है दैट मींस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, वो 8 के बराबर है। तो पहला सवाल देखते हैं कि पहला ऑप्शन देखते हैं, फॉर x ग्रेटर देन x4 काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट थ्रू आउट द रीजन। तो x4 से ज्यादा जब वैल्यू हो जाती है तो पोटेंशियल एनर्जी फिक्स हो जाता है विच इज इक्वल टू 6, काइनेटिक एनर्जी लेट्स से k, टोटल एनर्जी 8 के बराबर ही है तो k की वैल्यू 2 हो जाती है, और जब तक ये पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू भी 2 जूल के बराबर रहने वाली है। तो ये पहला ऑप्शन सही है, हमें लेकिन इनकरेक्ट चूज करने हैं, तो पहला ऑप्शन हमारा आंसर नहीं होगा। दूसरे ऑप्शन की बात करें, फॉर x लेस देन x1 काइनेटिक एनर्जी इज स्मॉलेस्ट एंड द पार्टिकल इज मूविंग एट द स्लोएस्ट स्पीड। पार्टिकल बहुत ही स्लो मूव कर रहा है और काइनेटिक एनर्जी जो है स्मॉलेस्ट है, x लेस देन x1। x लेस देन x1 में पोटेंशियल एनर्जी 8 है, पोटेंशियल एनर्जी 8 हो गई, काइनेटिक एनर्जी k के बराबर है, टोटल एनर्जी 8 ही होनी चाहिए, तो k की वैल्यू आ गई 0। तो भाई काइनेटिक एनर्जी 0 है, इसका साफ सीधा मतलब है कि ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पर है, तो बी ऑप्शन जो है हमारा वो गलत हो जाएगा। मतलब यही हमारा ऑप्शन है जो हमें पिक करना है। थर्ड ऑप्शन भी देख लेते हैं एक बार फॉर द सेक ऑफ इट, फॉर x इज इक्वल टू x2 काइनेटिक एनर्जी इज ग्रेटेस्ट एंड पार्टिकल इज मूविंग एट फास्टेस्ट स्पीड। तो x बराबर x2 पर सही बात है, पोटेंशियल एनर्जी 0 है जो कि अपनी मिनिमम वैल्यू पे है, और काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा 8 के बराबर विच इज इट्स मैक्सिमम वैल्यू। तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही दिया है। एट x बराबर x3 पोटेंशियल एनर्जी इज 4, सो काइनेटिक एनर्जी विल आल्सो बी इक्वल टू 4, तो ये बी ऑप्शन सही है। तो हमारा ऑप्शन जो हमें चूज करना है, टिक करना है, दैट विल बी ऑप्शन नंबर 2। अब आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल आपसे कहता है, एन ऑटोमोबाइल ऑफ मास m एक्सेलरेट्स स्टार्टिंग फ्रॉम ऑरिजिन, ऑरिजिन से स्टार्ट होके वो एक्सेलरेट होता है, मास m है उसका, while the engine supplies constant power p, इंजन कांस्टेंट पावर p सप्लाई करता है, the position is given as a function of time। तो हमसे सवाल ऑलरेडी पूछा जा चुका है इस सीरीज में, आप देखिए स्टार्टिंग के लेक्चर्स, वहां पे एक सवाल आया था कि जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिस पार्टिकल है वो प्रोपोर्शनल टू कितना होगा, टाइम की पावर पूछी थी और टाइम की पावर 3/2 वहां पे हमें मिलती थी। तो मैं तो यदि ऑप्शन को यदि रिजेक्ट करना चाहूं
तो यहीं पे रिजेक्ट कर सकता हूँ। यदि आपने सवाल ऐसे करे होंगे तो पेपर में आप भी ऐसे ऑप्शंस को रिजेक्ट कर सकते हैं कि ये वाला और ये वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। बाकी सब में t की पावर 3/2 t की पावर 3/2 है। अब हमें करना है अगला पार्ट कि बाकी अंदर क्या आएगा ब्रैकेट में, 8p/9m, 9p/8m, 9m/8p। चलिए इसको कर लेते हैं सॉल्व। तो पावर कांस्टेंट है, मैं मान लेता हूं पावर की वैल्यू p0 है, बिकॉज p0 से ऐसा लगता है हाँ एक कांस्टेंट वैल्यू है। मास इनटू एक्सेलरेशन विच इज फोर्स किसी भी इंस्टेंट पर इनटू उसकी वेलोसिटी mav, इस पावर को लिखा जा सकता है। ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है। ये दोनों आपस में इस तरीके से इंटरचेंज होते हैं कि इनका प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट आ जाता है। एक्सेलरेशन को लिखूंगा dv/dt, सो इट विल बी v dv/dt। v into dv/dt is equal to p0 divided by m। इधर ले जाइए इसको dt को, कांस्टेंट है ये वाली टर्म, इंटीग्रेट करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी 0 टाइम t बराबर 0 पर वेलोसिटी हो जाती है v टाइम t बराबर t पर। तो भाई आपको ये मिल जाता है v²/2 is equal to p0/m into t। तो यहां से v की वैल्यू मिल जाती है 2p0/m का अंडर रूट इंटू टी की पावर 1/2। अब यहां v को मैं लिख सकता हूं dx/dt, सो dx is equal to अंडर रूट ऑफ 2p0/m इंटू टी की पावर हाफ इंटू dt, 0 से लेके t, 0 से लेके x। तो आपको मिल जाता है x is equals to अंडर रूट ऑफ 2p0/m इंटू t रेज टू दी पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2, तो यहाँ पे 2/3 आ जाएगा। अब 2/3 को अंदर घुसाएंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 p0 डिवाइडेड बाय 3 9m का अंडर रूट इंटू यहाँ पे मिल जाएगा t रेज टू दी पावर 3/2। दिस इज द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू आपको मिल जाती है अंडर रूट ऑफ 8p0 डिवाइडेड बाय 9m, 8p0/9m की पावर हाफ इंटू t टू दी पावर 3/2। तो डी ऑप्शन जो है हमारा सही हमें मिल जाता है। अब बढ़ जाते हैं आगे हमारे पास सवाल है 25 जुलाई इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया था। अ पार्टिकल ऑफ मास m ओरिजिनली एट रेस्ट, ओरिजिनली वो रेस्ट पे है, is subjected to a force whose direction is constant। एक ऐसे फोर्स के चक्कर में पड़ जाता है जिसकी डायरेक्शन कांस्टेंट है, but the magnitude varies according to time, according to this relation where f0 and capital T are constants। The force acts only for time interval 2t, तो वेलोसिटी बताइए 2t टाइम के बाद कितनी हो जाएगी। अच्छा, तो हमें वेलोसिटी निकालनी है 2t टाइम के बाद। इस सवाल को करने का तरीका एक तो ये है कि मैं इस वेरिएबल फोर्स की वजह से वर्क डन निकालूं और उसे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर रख दूं, और एक ये है कि आप इंटीग्रेशन कर दें, इसका इंटीग्रेशन से सॉल्व कर दें। दोनों बैकग्राउंड में एक ही प्रोसेस हो रहा है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो मैं फोर्स को लिख रहा हूं मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को लिख रहा हूं मैं dv/dt, और ये हो जाएगा आपके पास f0 1 माइनस t माइनस कैपिटल T का स्क्वायर डिवाइडेड बाय t स्क्वायर। यहां पे मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अब मैं जो टाइम से रिलेटेड टर्म है उनको इधर ले जाता हूं, तो आपको यहां से मिलेगा dv is equal to f0 डिवाइडेड बाय m, और यहां मिलेगा आपको 1 dt माइनस ऑफ t माइनस कैपिटल T का स्क्वायर डिवाइडेड बाय t स्क्वायर, और यहां पे मिल जाएगा फिर से dt। इंटीग्रेट करेंगे दोनों तरफ, इनिशियल वेलोसिटी 0 दिया हुआ है, तो टाइम t बराबर 0, और वेलोसिटी हो जाती है v कब, टाइम t बराबर 2t पर। अब ये इंटीग्रेशन हमें सॉल्व करना है इस तरीके से। देखिए यहाँ पे वेलोसिटी मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा f0/m, 1 का इंटीग्रेशन 0 से लेके 2t में कितना हो जाएगा 2t, ठीक है। ये माइनस में देखिए 1/t स्क्वायर जो है वो कॉमन है, कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। t माइनस कैपिटल T का स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा t माइनस कैपिटल T का होल क्यूब डिवाइडेड बाय 3, सो इट विल बी 3 बाहर आ जाएगा, t माइनस कैपिटल T का होल क्यूब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। लिमिट इसके ऊपर लगा दीजिए 0 से लेके 2t, तो यहाँ मिलेगा f0 डिवाइडेड बाय m, यहाँ मिलेगा आपको 2t माइनस 1/3t स्क्वायर, यहाँ मिल जाएगा आपको 2t रखेंगे तो आपको मिलेगा t क्यूब माइनस में 0 रखेंगे तो आपको मिलता है माइनस t क्यूब विच इज प्लस t क्यूब, ये मिल गया। तो यहां से 2t क्यूब, तो यहां मिलेगा 2t माइनस 2t/3, और ये हो गया आपके पास f0 डिवाइडेड बाय m, ये मिल गया आपको वेलोसिटी v। तो v की वैल्यू आपको मिल जाती है f0/m 6 4/3 4 f0/3 है।
सो 4f0 by 3m के बराबर इसकी वेलोसिटी आपको मिल जाती है, विच इज ऑप्शन नंबर थर्ड।